स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो हम में से कई लोगों के बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक है। यह एक मशहूर बाल कविता चांदा मामा दूर के की एक तस्वीर है जिसमें कविता की बोल है और साथ में एक बहुत प्यारा सा चित्र भी है। अरे वाह, ये तो वो कविता है जो शायद ही किसी ने अपने बचपन में ना सुनी हो। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो हमारी सामूहिक चेतना का मतलब हमारे बचपन का एक साउंड ट्रैक है। सही कहा। और इसीलिए आज हम सिर्फ इसे पढ़ने नहीं वाले बल्कि इसकी गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर इस सीधी साधी सी लगने वाली कविता में ऐसा क्या जादू है कि यह पीढ़ियों से बच्चों और बड़ों दोनों के दिलों पर राज कर रही है। इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये बस कुछ लाइनें हैं, लेकिन जब हम इसे खोलना शुरू करते हैं तो इसमें मनोविज्ञान, संस्कृति, रिश्तों की समझ और कल्पना की पूरी दुनिया छिपी हुई मिलती है। अच्छा, सबसे पहली और कमाल की बात तो यही है, चांद को मामा कहना। एक बेजान पथरीले खगोलीय पिंड को जो लाखों मील दूर है उसे सीधा सीधा परिवार का सदस्य बना देना। और वो भी कोई ऐसा वैसा सदस्य नहीं, बल्कि मामा। सोचिए, चाचा, ताऊ या फूफा क्यों नहीं, मामा ही क्यों? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि भारतीय समाज में मामा का रिश्ता एक खास किस्म के लाड़ प्यार, दुलार और कह सकते हैं शरारत की छूट से जुड़ा है। वो माँ का भाई है, इसलिए उसमें माँ जैसी ममता की एक झलक होती है, लेकिन पिता जैसा अनुशासन नहीं होता। मामा के साथ एक दोस्ती वाला, तोहफों वाला रिश्ता होता है। हाँ, ये बात तो है। मामा मतलब वो जो आपके लिए कुछ अच्छा लाएगा, जो आपकी तरफदारी करेगा। तो जब एक बच्चा रात के अंधेरे आसमान में उस अकेली चमकती चीज को देखता है तो उसे डर नहीं लगता। बिल्कुल। उसे ये नहीं लगता कि मैं अकेला हूं और ऊपर कोई अनजान चीज है। उसे लगता है कि अरे वो तो मेरे मामा है। हाँ, एक झटके में पूरा ब्रह्मांड अपना सा सुरक्षित और भरोसेमंद लगने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डर को दोस्ती में बदलने की एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। मामा सिर्फ हैं ही नहीं, वो कुछ कर भी रहे हैं, पुए पकाएं बूर के। हाँ, अब ये और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि खाना, और वो भी मीठा खाना, हमारे यहाँ प्यार जताने का सबसे बड़ा तरीका है। किसी को अच्छा महसूस कराना हो तो हम कहते हैं चलो कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल। और यहाँ तो चंदा मामा बच्चे के लिए पुए बना रहे हैं। ये कोई रोज की दाल रोटी नहीं है। वही तो, पुए एक उत्सव का प्रतीक है। वो किसी त्योहार पर बनते हैं, किसी खुशी के मौके पर। तो ये कविता बच्चे के मन में ये बात डाल रही है कि तुम इतने खास हो, तुम्हारा होना ही एक उत्सव है, कि तुम्हारे लिए दूर आसमान में भी जश्न की तैयारी चल रही है। वाह! ये बच्चे के आत्मसम्मान को कितना बढ़ाता होगा कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए पुए बना रहा है। ये बच्चे को बताता है कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण हो। तो पहली दो पंक्तियों में ही बच्चे के लिए एक पूरी काल्पनिक दुनिया रच दी गई है। एक ऐसी दुनिया जो सुरक्षित है, प्यार भरी है और जहां वो बहुत खास महसूस करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे जो होता है वो रिश्तों की एक और परत खुलता है। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा हिस्सा है। यहाँ बच्चे को अनजाने में ही परिवार के ढांचे, अदब और लेन देन का पहला पाठ पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। थाली बड़ों के लिए, प्याली छोटों के लिए। ये आकार का अंतर है, लेकिन इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। ये एक प्यार भरा बंटवारा है। मुझे तो इसमें एक और बात दिखती है। मामा पहले खुद थाली में खाते हैं, फिर मुन्ने को प्याली में देते हैं। ये एक तरह से जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। हम जैसे बड़े पहले चीज को परखते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि यह सुरक्षित है और फिर बच्चे को देते हैं। यह बच्चे को सिखाता है कि परिवार में एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था का आधार देखभाल है, अधिकार नहीं। आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। ये बच्चे को सिखा रहा है कि तुम्हारी देखभाल के लिए कोई है। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आता है जो असल जिंदगी के सबसे करीब है, जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। और ये किसी भी बच्चे के लिए दुनिया खत्म हो जाने जैसी बात है। बिल्कुल। हम बड़ों के लिए यह एक छोटी सी बात हो सकती है, एक प्याली ही तो टूटी है, लेकिन एक बच्चे के लिए जिसकी दुनिया बहुत छोटी होती है, उसके पसंदीदा कटोरे का टूटना या खिलौने का खो जाना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ये पंक्तियां बच्चों के मन की बात को कितनी बारीकी से पकड़ती हैं ना? बिल्कुल। और यही इस कविता की सबसे बड़ी खूबी है। ये बच्चे की भावना को छोटा या गलत नहीं ठहराती। ये नहीं कहती कि अरे रोने की क्या बात है,
या चुप हो जाओ नहीं ले देंगे, ये बच्चे के रूठने को, उसकी उदासी को, उसकी निराशा को स्वीकार करती है, उसे मान्यता देती है। अच्छा। ये बच्चे को एक बहुत जरूरी संदेश देती है, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं, उन्हें महसूस करना जायज है। उदास होना, गुस्सा होना, रूठ जाना, ये सब ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल आता है, क्या हम एक बहुत ही सीधी सादी, शायद बस तुकबंदी के लिए लिखी गई कविता में जरूरत से ज्यादा गहरे मतलब नहीं निकाल रहे? हो सकता है लिखने वाले ने इतना सब सोचा ही ना हो। देखिए, ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ये है कि शायद लिखने वाले ने सचेत रूप से ये सब न सोचा हो। लेकिन लोकगीत और बाल कविताएं किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं होती। वो एक समाज की, एक संस्कृति की सामूहिक समझ और ज्ञान का निचोड़ होती हैं। सही बात है। ये वो बातें हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती हैं क्योंकि वो काम करती हैं। ये कविता इसलिए जिंदा है क्योंकि ये अनजाने में ही बच्चों की भावनाओं को संभालने का एक बहुत असरदार तरीका बताती है। अच्छा। मुझे याद है, मेरे बचपन में जब मेरा कोई खिलौना टूट जाता था तो मेरे दादाजी कहते थे, चलो इसे एक सम्मानजनक विदाई देते हैं, और हम उसके लिए एक छोटा सा समारोह करते थे। वाह। ये उस भावना को स्वीकार करने का, उसे इज्जत देने का एक तरीका था। ये कविता भी वही कर रही है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। तो कविता ने बच्चे के रूठने को स्वीकार कर लिया, अब आगे क्या? यहीं से ये कविता असल में एक समाधान देती है, और वो समाधान सिर्फ व्यावहारिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। लाएंगे नई प्यालियां, बजा जाके तालियां। लाएंगे नई प्यालियां तो ठीक है, ये तो कोई भी कह देगा। हाँ, असली जादू अगली पंक्ति में है, बजा जाके तालियां। ये सिर्फ एक टूटी हुई चीज को बदलने का वादा नहीं है। ये उस पूरे माहौल को, उस उदासी और चुप्पी के पल को एक जश्न में बदलने की कोशिश है। सही बात है। तालियां बजाना मतलब खुशी, उत्सव, संगीत। तो बच्चे को ये संदेश दिया जा रहा है कि हम तुम्हारी टूटी हुई प्याली का शोक नहीं मनाएंगे, बल्कि नई प्याली आने की खुशी मनाएंगे। बिल्कुल। ये उस नकारात्मक पल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो एक तरह से ये कविता बच्चों को मुश्किलों से उभरकर फिर से खड़ा होना सिखा रही है। अच्छा। लचीलापन या रेजिलियंस। हाँ, रेजिलियंस। ये सिखाती है कि निराशा होती है, चीजें टूटती हैं, योजनाएं बिगड़ती हैं, लेकिन हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। और सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ सकते, बल्कि खुशी और उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये जीवन का बहुत बड़ा सबक है जो एक छोटी सी पंक्ति में छिपा है। और आखिर में जब मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे की बात आती है, तो सच को मेरे मन में पहला ख्याल आता है कि ये तो बच्चे को बहलाने की तरकीब है। हाँ, एक तरह की रिश्वत। हाँ, कि तुम चुप हो जाओ तो तुम्हें दूध मलाई मिलेगी। पर मुझे लगता है बात इतनी सीधी नहीं है। आपका सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। पहली नजर में ये एक सौदा लग सकता है, लेकिन अगर हम पूरी कविता के भावनात्मक सफर को देखें तो ये रिश्वत नहीं बल्कि सुलह का प्रतीक है। सुलह का प्रतीक? हाँ, मुन्ने को मनाएंगे इस बात की स्वीकृति है कि रिश्ता टूट गया था, उसमें एक दरार आ गई थी और उसे ठीक करने की जरूरत है। ये बच्चे को महत्व देता है। और फिर साथ में दूध मलाई खाना, वो उस रिश्ते में आई खटास को फिर से मिठास से भरने का एक तरीका है। ये एक साझा अनुभव है जो उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ता है। तो ये एक पूरा भावनात्मक चक्र है, जुड़ाव, फिर निराशा और अलगाव, फिर भावना की स्वीकृति, फिर एक सकारात्मक समाधान, और अंत में सुलह और जश्न के साथ फिर से जुड़ाव। कमाल है, एक छोटी सी कविता में जीवन का इतना बड़ा फलसफा। बिल्कुल, ये एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है जिसका अंत खुशी और संतुष्टि पर होता है। चलिए अब कविता के शब्दों से हटकर उस तस्वीर पर आते हैं जो हमारे पास है। इसमें एक महिला, शायद माँ, बच्चे को गोद में लिए चांद की तरफ इशारा कर रही है। बच्चा भी हाथ फैलाए है जैसे चांद को छूना चाहता हो। और चांद कोई बेजान गोला नहीं है, वो मुस्कुरा रहा है, उसने एक टोपी पहनी है और हाथ में पुए की थाली भी है। यह चित्र कविता की आत्मा को पकड़ता है और उसे और भी गहरा बना देता है। यहाँ माँ सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक पुल है। पुल, बच्चे और उसकी कल्पना के बीच का पुल। वो बच्चे को सिर्फ चांद नहीं दिखा रही, वो उसे चंदा मामा से मिलवा रही है। वो बच्चे को उस तक पहुंचने में मदद कर रही है। ये उस सहारे और सुरक्षा का प्रतीक है जो माता पिता अपने बच्चों को इस बड़ी सी दुनिया की खोज करने के लिए देते हैं। और चांद का मानवीकरण तो अद्भुत है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, गालों पर हल्की सी लाली और सिर पर वो जन्मदिन वाली टोपी। हाँ, ये उसे तुरंत एक दोस्त, एक खुशमिजाज रिश्तेदार बना देता है। ये चित्र उस उत्सव के भावना को दर्शाता है जिसका जिक्र कविता में पुए और तालियों के माध्यम से किया गया था। सही कहा।
ये सिर्फ शब्दों में नहीं, अब आंखों के सामने दिख रहा है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे शब्द और चित्र मिलकर एक ज्यादा असरदार कहानी बनाते हैं। कविता एक भावनात्मक कहानी कहती है, प्यार, निराशा और सुलह की, और चित्र उस कहानी को एक गर्म जोशी भरे सुरक्षित इंसानी रिश्ते मतलब माँ और बच्चे के आवरण में लपेट देता है। आप कल्पना कीजिए, अगर इस चित्र में माँ ना होती तो ये सिर्फ बच्चे और चांद की एक काल्पनिक कहानी होती, लेकिन माँ की मौजूदगी इसे एक वास्तविक, जमीनी और भावनात्मक अनुभव बनाती है। और चित्र का जो बैकग्राउंड है, गांव का माहौल, छोटे छोटे घर, ये भी कहानी को एक अपनापन देता है। हाँ। ये किसी बड़े शहर की ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि एक शांत जमीन से जुड़ी जगह से हो रहा संवाद लगता है, जहां आसमान ज्यादा साफ और नजदीक दिखता है। बिल्कुल। तो पाठ और दृश्य दोनों मिलकर एक ऐसा अनुभव रचते हैं जो सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करते हुए ही ब्रह्मांड की किसी विशाल और अनजान चीज से भी रिश्ता जोड़ पाता है। सुरक्षा का वो एहसास ही उसे कल्पना की इतनी ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत देता है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि चंदा मामा दूर के सिर्फ एक बाल कविता नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये मनोविज्ञान, संस्कृति और भावनाओं को संभालने का एक छोटा सा गाइड बुक है, जो पीढ़ियों से बच्चों को एक सुरक्षित और प्यार भरी दुनिया से परिचित कराता आया है। संक्षेप में कहूँ तो ये कविता हमारे अपने सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे मामा, पुए, थाली, प्याली का इस्तेमाल करके बच्चों को जीवन के बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये सिखाती है कि अजनबियत को अपनेपन में कैसे बदला जाए, निराशा से कैसे उभरा जाए और रिश्तों की मिठास का जश्न कैसे मनाया जाए, और वो भी इतनी सरल धुन में। हाँ, और ये सब एक इतनी सरल और मधुर धुन में होता है कि ये बच्चे के मन में हमेशा के लिए बस जाती है। ये सब सुनने और समझने के बाद एक विचार मन में कौंधरा है। ये कविता एक बच्चे को प्रकृति के एक हिस्से यानी चांद से एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्ता बनाने में मदद करती है। बिल्कुल। ये विज्ञान से पहले कल्पना का रिश्ता है, जो शायद ज्यादा मजबूत होता है। आज की हमारी डिजिटल दुनिया में जहां बच्चों का ज्यादातर समय स्क्रीन्स के साथ बीतता है, उनका जुड़ाव प्राकृतिक दुनिया से कम होता जा रहा है। हाँ, ये एक बड़ी चिंता की बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम आज के दौर में ऐसी कौन सी नई कविताएं या रस्में बना सकते हैं जो बच्चों को अपने आसपास की दुनिया से, चाहे वो पार्क का कोई पेड़ हो, बालकनी में आने वाली कोई चिड़िया हो या फिर बारिश की बूंदें हों। अब जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, बचपन के वो कौन से साधारण से गीत हैं जिनके मायने आज भी बहुत गहरे हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।